नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल RS बैंक फिनसर्व पे। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंबाइंड पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी के बारे में। तो ये पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी क्या होती है, पोर्टफोलियो क्या होता है, और इसके बारे में जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं ये सब क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे आपके लिए रिस्क फ्री हो सकता है। आप अपने पैसे निवेश करते हैं जब, आप कैसे अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ बने रहिएगा कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जाहिर सी बात है, आपके पैसे का सवाल है, आपके जो भी आपकी हार्ड इनकम है, आपका हार्ड मनी है, जो हार्ड अर्निंग्स हैं आपकी, उनसे रिलेटेड है। और आप निवेश करते हैं, आप बैंक्स में जाते हैं, बैंक्स में आपको लोग ब्रीफ करते हैं। हार्ड मनी है, जो हार्ड अर्निंग्स हैं आपकी, उनसे रिलेटेड है। और आप निवेश करते हैं, आप बैंक्स में जाते हैं, बैंक्स में आपको लोग ब्रीफ करते हैं, चीज़ें उनके थ्रू लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको खुद से भी जानना चाहिए कि आपको अपने पैसे कहाँ लगाने चाहिए और कैसे लगाने चाहिए, और कैसे ये वर्क करता है और कैसे ग्रो होगा। ठीक है, तो इसमें एक कंबाइंड चीज़ें रहेंगी, मतलब आपका टोटल सिक्योरिटी, टोटल लाइफ का फंड एंड आपके इकोनॉमिकल जितना भी कुछ है वो सबका सिक्योरिटी रहेगा, सबको मैं कवर करूँगा। तो बेसिकली क्या चीज़ है कंबाइंड पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी, क्या होती है, सबसे पहले मैं इस पर डायरेक्ट आता हूँ। देखिए, जब कभी भी आप पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए लेट सपोज 100 रुपये आपने निवेश किया कहीं पे, तो आपको क्या करना है, आपको अपने जो 100 रुपये हैं, सपोज़ करिए वो आपके एग्स हैं, ठीक है, वो एग्स आपने एक जगह पे मत रखिए, उनको अलग अलग जगह रखिए, सो दैट कि अगर कभी बिल्ली खाने आ जाए तो उनको सारे एग्स उसको ना मिल जाए। यानी कभी रिस्क हो जाए आपके फ़ंड पे, तो वो आपका जो रिस्क है वो पूरे फंड पे ना आ जाए। आपका पैसा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। डाइवर्सिफाई इन द सेंस कि कुछ पैसा यहाँ, कुछ पैसा वहाँ, कुछ पैसा इसमें, कुछ पैसा उसमें, कहीं किसी दूसरी जगह पे, कहीं कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट में, कहीं कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट में। तो आपके इंस्ट्रूमेंट भी चेंज होने चाहिए, आपकी चीज़ें अलग अलग जगह पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक इसका मैटर है, ये होता है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ठीक है, अब जब आप इसको सब मिला देंगे तो इसको बोलेंगे कंबाइंड पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। अब होता क्या है, कैसे काम करता है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये देखिए बहुत दिलचस्प है, आप वाकई में अगर आप सुन लेंगे पूरा वीडियो तो आपको बहुत मज़ा आएगा और वाकई में बहुत कुछ सीखेंगे कि कैसे कोई चीज़ करी जानी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग, होता क्या है कि आप लोग जाते हैं बैंक्स में, अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट्स होते हैं बैंक्स में, कई बार आप FDs करने जाते हैं, SIP करने जाते हैं, म्यूचुअल फंड करने जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि हर कोई कुछ ना कुछ करता है, निवेश करता है, ये पॉलिसी लेते हैं, पॉलिसी LIC की पॉलिसी तो सभी ने ली होंगी लमसम। मुझे नहीं लगता कि कोई घर छूटा होगा जहाँ पे LIC की पॉलिसी, LIC वाले एजेंट ना पहुँचे हों। ठीक है, हर कहाँ करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको डायरेक्ट अपने कुछ चीज़ें हैं जो मैं शो करना चाहूँगा। देखिए, इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आपने पैसे मान लीजिए 100 रुपये लगाए, तो आपको उस 100 रुपये में से सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अर्निंग मेंबर हैं अपने फैमिली के, ठीक है, और आपके ऊपर लायबिलिटीज़ हैं या लोन्स हैं, लायबिलिटी इन द सेंस फैमिली में अगर आपके पास 4-5 लोग हैं तो वो आपकी लायबिलिटी हो गए, अगर आप ओनली अर्नर हैं अपनी फैमिली के। ठीक है, सेकेंड थिंग ये है कि जो भी घर, मकान, गाड़ी, आपकी फैमिली के आगे के बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सब लायबिलिटी है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए एक अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और उसमें निवेश करना चाहिए। ठीक है, तो सो दैट कि क्या होगा कि वो पैसा फिर आपको टाइम टू टाइम आपके पास अपने आप कवर होता जाएगा, अपने आप ग्रो होगा, और उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो मैं बताता हूँ कि क्या करना है। मान लीजिए आपके पास 100 को थोड़ा बढ़ा लेते हैं मात्रा को, सपोज़ करिए आपके पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपीज़ है, आप अर्निंग मेंबर हैं, आप ITR फाइल करते हैं या आप सैलरीड हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि आप लेट्स सपोज सैलरीड हैं, तो आपको सबसे पहले अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म इंश्योरेंस ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी लाइफ की सेफ्टी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये है कि इन केस ऑफ अगर मैं नहीं रहता हूँ तो मेरी फैमिली के ऊपर जो भी मेरी लायबिलिटीज़ है उनका बर्डन ना आए। ठीक है, तो ये इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए मुझे बहुत ही सिंपल सा क्या है, 2 इंस्ट्रूमेंट हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट ये है कि मेरे रहते हुए अगर कोई बीमारी हो जाए, उसके बिहाफ पे मुझे अलग से खर्च ना मैनेज करना पड़े, मेरे को खर्च खुद से जो है वो चीज़ें मैनेज हो जाएँ, तो उसके लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी हो सकता है। आपकी कंपनी का है तो अच्छा है, अगर आपकी कंपनी का नहीं तो आप एक हेल्थ इंश्योरेंस अपना ले कर रखिए।
मुझे प्रीमियम आएगी वो 8 से 10,000 12,000 रुपये के आसपास आएगी, डिपेंडिंग अपॉन योर एज और कितना सम एश्योर्ड आप लेते हैं, 3 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख, तो वो उसके हिसाब से कम 5 लाख का ज़रूर रखिए और अपनी फैमिली को ऐड कर लीजिए, 14-15 हज़ार रुपये में ये हो जाएगा। मान लीजिए आपके 1 लाख रुपए थे तो 1 लाख में तो सबसे पहला काम अपना ये करिए। सेकंड आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी लायबिलिटीज़ को टोटल कवर करेगा। ये तो आपकी बीमारियों को कवर करेगा, आपको कभी इलाज की ज़रूरत पड़ जाएगी, कभी एडमिट हो जाएंगे, एडवांस आपको कहीं कोई दिक्कत हो गई तो उसके लिए है, या कोई गंभीर बीमारी आगे चल के हो गई तो उसके लिए इलाज के लिए, ठीक है। सेकंड क्या है कि आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एक टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। आप किसी भी कंपनी से, किसी भी अच्छी कंपनी से, जिनके मैं नाम से आपको बता सकता हूँ यहाँ पे, नेम अगर आप लेंगे तो जैसे कि आपका मैक्स लाइफ हो गया, आपका टाटा हो गया, टाटा AIA, ठीक है जी, ICICI प्रूडेंशियल हो गया, HDFC लाइफ हो गया, SBI लाइफ हो गया, और LIC आप कह सकते हैं, मैक्स बजाज एलियांस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी अच्छी कंपनीज़ हैं, आप इनसे कहीं ना कहीं एक टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए और इनकी चीज़ों को देख लीजिए। इनके सबके जिनका मैंने बताया 99 के आसपास इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो, इनका सॉल्वेंसी रेशियो अच्छा है, ठीक है। इनसे आप कहीं एक छोटा सा टर्म इंश्योरेंस कम से कम अपनी लायबिलिटीज़ को, अपनी इनकम को देखते हुए, लेट सपोज आप साल की इनकम आपकी 5 लाख रुपये है तो उसका 20 गुना, यानी कि 1 करोड़ रुपए का आपको टर्म इंश्योरेंस रखना चाहिए। इसको कहते हैं HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। आपकी जो लाइफ की वैल्यू है प्रेजेंट टाइम में, वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आपको अपना सम एश्योर्ड यानी कि वो भी बढ़ाते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। लेकिन इनिशियली अगर आप 5 लाख रुपए साल का अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 1 CR का कम से कम टर्म इंश्योरेंस रखना चाहिए, सो दैट कि आपकी जो भी लायबिलिटीज़ इनके सब आप नहीं रहते हैं तो जितना पैसा आप आज अर्न कर रहे हैं तो उस 1 करोड़ रुपए के क्लेम से जो आपके नॉमिनी को मिलेगा उससे उसका घर चल जाएगा, डिपॉजिट करके FD के रेट से भी उसका आपकी जो सैलरी है वो निकलेगी, ठीक है। तो ये आपका जो भी लायबिलिटी होगा ना कवर हो जाएगा, आप रिस्क फ्री हो जाएंगे इन सब फिनेंशियल चीज़ों से। सेकंड थिंग ये है कि अब होता है क्या कि जैसे लेट सपोज आपकी इनकम 2.5 लाख है या 3 लाख है तो उसी का 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 to 20%, 20 टाइम्स आपको रिस्क कवर रखना चाहिए, सम एश्योर्ड रखना चाहिए। तो पहले 2 इंस्ट्रूमेंट तो आपके ये हो गए। सेकंड, अब आप आते हैं कि इसमें से सब आपने जो 1 लाख रुपए थे, सपोज करो उस 1 लाख में से आपने इन दोनों में प्रीमियम में 30,000 रुपये खर्च कर दिया, 70,000 आपके पास बचा है, ठीक है। मान लिया 10,000 है हेल्थ इंश्योरेंस का चला गया और 20,000, 18 या 20,000 रुपये आपका टर्म इंश्योरेंस चला गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपके पास जो 70,000 रुपये बचे हैं उन 70,000 रुपये को हमको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको अपने डेस्कटॉप पे, अपने iPad पे ले चलूँगा और वहाँ पे मैं आपको शो करूँगा कि ये चीज़ कैसे हो सकती है। सो फ्रेंड, लेट्स सी क्या चीज़ होती है कंबाइंड पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी, और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट सपोज हमारे पास 70,000 रुपीज़ थे, तो हमने क्या किया कि 70,000 रुपीज़ को हमें, ये जो 70,000 रुपीज़ हैं इसको हमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से आपके जो भी फंड्स हैं आप उसी हिसाब से अपनी चीज़ें प्लान करिएगा। मैं आपको जस्ट एग्जांपल्स दे रहा हूँ। आपने क्या किया है ना कि सबसे पहले तो आपने सिक्योरिटी के लिए अपनी आपने टर्म इंश्योरेंस प्लस हेल्थ, ये सबसे पहले लेना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपने क्या किया है, वो जो 30,000 रुपीज़ थे ये आपने क्या किए हैं, 30,000 रुपीज़ आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए हैं, यहाँ पे आपने लगा दिया है। ये एवरी ईयर जाएगा, हर साल। अब आप डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम का लेते हैं और कितने साल का PPT लेते हैं, वो चूज़ करते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हम 70,000 रुपीज़ जो हैं वो इधर, ये जो ग्रिड है जो मैंने बनाई है, इस ग्रिड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है, 70,000 रुपीज़ में आपको कुछ पैसा ओपन एंडेड, ये जो हमारे पास 70,000 रुपीज़ हैं इसमें हमें कुछ तो ओपन और कुछ क्लोज एंडेड लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, ऐसे इन्वेस्ट करना है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 35 इधर कर लेंगे, 35 इधर कर लेंगे, यानी कि सपोज करिए कि 35,000 रुपये हमारे पास बचे हैं इधर और 35,000 रुपये इधर भी बचे हैं, ठीक है, 35।
तो ये अमाउंट हमें क्या करना है, इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया, 35 35। ये हमारे ओपन एंडेड हैं, ये ओपन एंडेड इंस्ट्रूमेंट है और ये क्लोज एंडेड है। अब इनमें हमको क्या करना है, चीज़ें आगे अपनी बढ़ानी है आगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एफडी का, एमएफ का प्लस, ठीक है, स्टॉक्स रख सकते हैं आप। यानी कि आपने क्या किया, ओपन एंडेड में आपके पास एफडी है, म्यूचुअल फंड है और स्टॉक्स हैं, 3 ऑप्शन हो गए हैं। कैसे आपके 35,000 रुपये कैसे लगेंगे ये आपको क्लियर करने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। 35,000 रुपये में से आप 15,000 रुपये अपने, सबसे पहले जो ओपन एंडेड वाले इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें आपने इन्वेस्ट करने हैं। 15,000 रुपये के क्या करना है, सीधा सीधा इसमें से 5,000 रुपीज़ की एक SIP करनी है, SIP, ठीक है, मंथली। अब आप 5,000 रुपीज़ में एक SIP नहीं, लेट सपोज 5,000 है तो आप इसमें 2 या 3 SIP भी ले सकते हैं या 5 भी ले सकते हैं अलग अलग फंड में। 2 फंड अलग अलग ले लिए आपने, ठीक है। मान लीजिए एक्सिस का स्मॉल कैप ले लिया और एक आपने केनरा, बहुत अच्छा फंड है, रोबेको, ये 2 फंड ले लिए। इनमें आपने 2,500 रुपये की SIP कर दी, ठीक है, 2,500 रुपये की SIP कर दीजिए आपने। अब आपके पास बचे कितने, 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़ आपका बचा हुआ है। तो जो 30,000 रुपीज़ बचा हुआ है उसके लिए हमें अब आगे क्या करना है वो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा एक बार। तो 30,000 रुपीज़ के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या और हैं। तो पहले हमको करना है सिर्फ 10,000 रुपीज़ हमें डालने हैं एफडी में। ये अमाउंट हमें एफडी में डाल देना है सो दैट कि अगर हमें कभी भी कोई भी नीड आ जाती है, पहली नीड, तो सबसे पहले हमें ये 10,000 की एफडी ब्रेक करनी है। इसको आप ब्रेक करनी है। क्यों ब्रेक करिए? क्योंकि ये आपको 6 से 7% का एनुअल रेट देगी, इससे ज़्यादा नहीं देगी। सबसे कम रेट ये आपको यही देगी। SIP जो होगी, SIP की अगर बात करेंगे आप, तो SIP आपको लगभग डिपेंड करता है 18 से 25% तक का रिटर्न देगी। अगर आपने स्मॉल कैप फंड जो मैंने बताया इनमें लगाएंगे, आप उनका एवरेज उठा के देख सकते हैं, सर्च कर लीजिए। आप उनको 5 साल की हिस्ट्री में जाएंगे तो 25% का रिटर्न उनका साल का है, 5% अगर 5 ईयर के लिए आप जाते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश कर देंगे 15-20 साल के लिए, बहुत अच्छा अमाउंट हो जाएगा आपके पास, बहुत अच्छा। देखिए लाइफ तो आप सिक्योर कर ही चुके हैं, आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, टर्म इंश्योरेंस ले लिया, उसके बाद आपने 5,000 की SIP चला ली। 10,000 रुपये, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 10,000 रुपये आपने एफडी में डाल दिया। ये हर साल करना है आपको, हर साल करना है, ठीक है। तो आपने, या हर महीना आप कर सकते हैं। SIP तो आपका हर महीना जाएगा, ऐसा एफडी भी आप हर महीना कर सकते हैं 10,000 रुपये की। आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि कितना आपकी इनकम, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप अपना निवेश करते जाइए। ये ओपन एंडेड फंड्स हैं सारे, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो बच रहा है अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट कितना है, इसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट हमारे पास, क्योंकि हमने 15,000 रुपये अभी निवेश किए हैं, अभी हमारे पास 20,000 रुपये बचा हुआ है, 20,000 रुपीज़ बचा हुआ है। तो ये 20,000 रुपीज़ जो है हमारा, वो कहाँ जाने वाला है? वो जाने वाला है MF में। जो आपने SIP की हैं वो भी MF में ही गया है, SIP भी आपका MF में ही गया है, MF का ही एक पार्ट है SIP, लेकिन ये लमसम में जाएगा। लमसम में आपके जो बचे हुए 35,000 में से 20,000 रुपये हैं, 20,000 रुपीज़ है, ये टोटल आपका म्यूचुअल फंड्स में चला जाएगा। MF कौन कौन से हैं वो मैं सारे अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे ये हमारे क्लोज एंडेड वाले 35,000 है। इसमें क्या करना है हमको? देखिए इसमें बहुत सिंपल सी बात है। आपको इसमें देखिए इंश्योरेंस आपने ले रखा है, इंश्योरेंस के लिए आपको कुछ और अलग से नहीं करना है। इसमें आपको एक इंस्ट्रूमेंट बता दे रहा हूँ मैं, एक होता है ELSS, ठीक है। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं यहाँ पे सुकन्या,
ठीक है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है आपका पीपीएफ। ये सब लॉन्ग टर्म के लिए है। ईएलएसएस 3 साल की लॉक इन है। पीपीएफ सुकन्या तो पूरा 18 साल मान के चलिए, 18 ईयर्स मान लीजिए इसमें, ठीक है। पीपीएफ में कम से कम 5 ईयर की लॉक इन होती है, टोटल 15 ईयर्स का लॉक इन होता है इसमें। तो ये आपके लॉक इन वाले फंड्स हैं। अब आपको इनमें कैसे क्या करना है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप एनपीएस ले सकते हैं, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम भी ले सकते हैं आप, वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आप नहीं ले सकते अगर आप सीनियर होंगे, मान लीजिए आपकी एज ज़्यादा है आप, तो फिर आप सीनियर सिटीजन एससी एसएस ये स्कीम जो है ये बेसिकली 60 ईयर्स से ऊपर वालों के लिए है, तो ये वो ले सकते हैं। आप एनपीएस ऑप्ट कर सकते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम ले सकते हैं। आप किसान विकास पत्र ले सकते हैं, KYP, ठीक है। किसान विकास KVP, किसान विकास पत्र, आप ये ले सकते हैं। आप इसमें गोल्ड बॉन्ड्स भी ले सकते हैं, SBGs यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB, तो आप ये भी ले सकते हैं। तो अब इसमें से आपको लेना क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये आप लेंगे योजना में 5000 रुपीज़ पर मंथ डालना है। महीने का 5000 रुपये सुकन्या योजना में डालिए, साल का 1.5 लाख रुपये आप डाल सकते हैं। 18 साल के लिए रहता है, और जब बिटिया आपकी 18 साल की हो जाएगी तो ये पैसा उसको मिल जाएगा। आप उसकी एजुकेशन या आपकी उसकी मैरिज में जहाँ भी चाहें वहाँ खर्च कर सकते हैं। मैं आपको रेट बता देता हूँ, बहुत अच्छा रेट है बीबी इसका। फिक्स इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट है। और ये आपका सुकन्या का जो रेट है इसमें एज ऑफ नाउ 8% का चल रहा है। ये एक बार आप ले लेंगे तो ये ऑप्ट हो जाएगा, उतने रेट का रहेगा, चलता रहेगा। गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड है और क्वार्टरली ये रेगुलाइज होता रहता है। क्वार्टरली इसके रेट जो हैं वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। फिलहाल इसका 8% का रेट एक अभी अच्छा रेट है, एफडी से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको मेजर हमने इन्वेस्टमेंट यहाँ बताया था कि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो SIP करना है, म्यूचुअल फंड करना है। म्यूचुअल फंड में आपको अच्छा अमाउंट रखना है, ठीक है। आपने SIP 5000 की करनी, 20000 रुपये का आपको म्यूचुअल फंड करना है। ये आप रेगुलर हर महीने करिए, चाहे तो आप सालाना इसको करिए। ELSS भी 5000 की करनी है। ELSS में 3 साल का लॉकिंग होगा। लॉकिंग जो रहेगा वो 3 ईयर का रहेगा बेसिकली, ठीक है। तो आपने मान लीजिए 4-5 फंड कोई भी लॉकिंग के ले लिए, टैक्स सेवर फंड होते हैं ये, टैक्स सेवर फंड। आपका टैक्स 80C में बचेगा, अंडर सेक्शन 80C आपका टैक्स बचेगा, जो आप 1.5 लाख की छूट लेते हैं। अगर आप ओल्ड रिजीम में ITR फाइल कर रहे हैं तो आप 1.5 लाख की छूट ले सकते हैं इसमें 80C में। तो ये बेसिकली टोटल है। अब हम न्यू उस पर जा रहे हैं कि हमने क्या किया की चीज़ें। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें या आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिए, ठीक है, वो देखेंगे। हमारे पास ऑप्शन क्या था, एक तो हमने यहाँ पे ELSS किया था, ELSS, दूसरा यहाँ सुकन्या किया था। अगर हमारी बेटी है तो हम सुकन्या उसके लिए कर सकते हैं। ELSS के अलावा हमें क्या करना है, लॉक-इन में ही अगर जाना है तो लॉक-इन में ही MF होते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं लॉक-इन में। आपने 5000 के ELSS कर दी है। अब आपके पास सुकन्या में भी 5000 आपने डाल दिए हैं, ठीक है। 5000 रुपीज़ आपको डालने हैं PPF में। PPF ये तीनों जो प्रोडक्ट बता रहा हूँ ये सारे टैक्स सेवर हैं, सारे टैक्स सेवर हैं अंडर सेक्शन 80C, ठीक है। ये ELSS, सुकन्या और PPF ये सारे ELSS, सुकन्या योजना और PPF, NPS, ये सारे जो हैं ये ELSS में आपको 15 से 18% के आसपास का गेन मिलेगा साल का, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट परफॉर्मेंस एंड फंड परफॉर्मेंस। टैक्स सेवर रहेगी। सुकन्या में आपको 8% मैंने बता दिए हैं। PPF में अभी एज ऑफ नाउ 7.1% मिल रहा है, जो सबसे कम है। और NPS भी लमसम 7.4 के आसपास का आपको रेट देगा। NPS भी अच्छा रेट देगा, ठीक है। तो ये सारे टैक्स सेवर हैं, सारे लॉक-इन वाले हैं। जो मैंने लॉक-इन वाला पोर्शन है वो किया है। तो आपको क्या करना है, ELSS में आपने 5000 रुपीज़ लगा देना है, 5000 रुपीज़ आपको सुकन्या में लगा देना है, 5000 रुपीज़ आप PPF में लगा दीजिए,
साल के 15,000 रुपये का तो आपने सेविंग कर ली, और एनपीएस में भी 5,000 रुपीज़ लगा दीजिए। अब आपके 20,000 रुपये चलेंगे, बचे हैं 15,000 रुपये। 15,000 रुपये आपको म्यूचुअल फंड्स में लगा देना है वापस फिर से। किस में लगा देना है? सॉरी, नॉट म्यूचुअल फंड्स, ये आपको लेने हैं स्टॉक्स। आपको परचेज़ करने हैं स्टॉक्स। सारा एनालाइज गेम है। जो 15,000 रुपीज़ बचा हुआ है मेरे पास, वो मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, स्टॉक्स, और स्टॉक्स में भी कौन से स्टॉक्स वो हमें देखने हैं। एक तो लार्ज कैप, सेकंड मिड कैप, और थर्ड है स्मॉल कैप। अब आपको क्या करना है, लार्ज कैप अगर आप लेंगे तो 5,000 रुपीज़ आपको लार्ज कैप में, मिड कैप में 5,000 रुपीज़, और स्मॉल कैप भी उठाएंगे आप 5,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये आपके ये भी ओपन रहेंगे, ये भी ओपन एंडेड ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये आपका टोटल कंबाइंड पोर्टफोलियो बन गया। आपने गवर्नमेंट की स्कीम्स भी कर ली जो कि फिक्स रहती हैं, पैसा सेफ रहता है आपका, और लॉक इन रहता है, आपको टैक्स की छूट मिल जाती है। आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी कर लिया और आपने लाइफ इंश्योरेंस भी कर लिया, जिससे आपकी लाइफ और इकोनॉमिकल लॉस अगर आपको आ जाते हैं एट वंस, तो आपकी फैमिली पे उसका बोझ नहीं जाएगा, आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। आपने ओपन एंडेड चीज़ें भी कर ली। 35,000 रुपये लमसम हमने 1 लाख का एग्जाम्पल लिया है, तो 35,000 साल का अगर आप 1 लाख रुपये बचा रहे हैं, तो वो 35,000 में हमने क्या किया कि हमने ओपन एंडेड में एफडी कर ली, हमने एसआईपी कर ली, और हमने कुछ म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया लमसम में। 20,000 रुपये म्यूचुअल फंड में, हमने 5,000 रुपये की एसआईपी करी थी, और 10,000 रुपये हमने एफडी में डाल दिए थे। एफडी में सबसे कम एक्सपोजर इसलिए रखा है कि उसको अगर सबसे पहले ब्रेक करना है तो हम एफडी ब्रेक करेंगे, और सबसे कम इसलिए क्योंकि इसमें रेट कम है और टैक्स लगेगा। तो ये आपके टैक्स भी बचाएगा, आपके रिस्क को भी बचाएगा, और आपकी लाइफ के रिस्क को भी बचाएगा। तो ये टोटल आपका कंबाइंड पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी जो मैंने आपको स्टार्ट किया था वो मैंने आपको कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। देखिए, फंड्स में बताता रहूँगा, स्टॉक्स में आपको बताता रहूँगा। आगे की वीडियोज़ में मैं स्टॉक्स भी बता दूँगा, कौन कौन से स्टॉक्स आपको लेने चाहिए, कौन कौन से फंड्स आपको ऑप्ट करने हैं। ठीक है, मेरे प्रीवियस फंड वीडियोस में जाके भी देख सकते हैं। आपको अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ा सा मोराल हाई होता है, इससे थोड़ा मनोबल बढ़ता है। और कुछ भी सजेशंस हो प्लीज़ आप दीजिए, बताइए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।